नमस्कार साथियों, मैं हिम्मत सिंह द फ्यूचर प्लेस क्लासेस जोधपुर के प्लेटफॉर्म ऑनलाइन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। 30 जून को आप सभी को पता है बीएसटीसी के एग्जाम है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आपके टॉपिक है शिक्षण अभिरुचियां, शिक्षण अभिवर्तियां। उससे संबंधित एक यूनिट है हमारे सीसीई, जिसको हम कहते हैं सतत व व्यापक मूल्यांकन। तो आज हम सतत व व्यापक मूल्यांकन से संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, एग्जाम में आने लायक है, उन क्वेश्चन को व्याख्या सहित हम उसको हल करेंगे। क्वेश्चन को हम समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको क्वेश्चन अटेंड कैसे करना है, ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या रहेगी, उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, और यूनिट आपके 8 यूनिट है, सभी को पता है कि सर हमारे 8 यूनिट है। अगर हम 8 यूनिट की बात करें तो उसमें से एक यूनिट हमारे जो है जिसका नाम है सतत व व्यापक मूल्यांकन, जिसको हम कहते हैं सीसीई, कि सर इसके अंदर कैसे प्रश्न आ सकते हैं, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न, कि सर सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारे, तो सबसे पहले प्रश्न की हम बात करें तो प्रश्न दे रखा है हमारे कि निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। कि सर निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे कि सर ऑप्शन ए दे रखा है, ऑप्शन बी दे रखा है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। कि सर योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित क्या दे रखा है इसमें। ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए कहता है कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा छात्र का आकलन। ऑप्शन बी की बात करें तो सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। ऑप्शन सी की बात करें तो शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित। ऑप्शन डी की बात करें तो शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन। सबसे पहली बात आती है सर ये है क्या, सर योगात्मक मूल्यांकन होता क्या है। पहले थोड़ी सी हम इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि सर योगात्मक मूल्यांकन होता क्या है। तो योगात्मक मूल्यांकन की बात करें तो हम बात करते हैं सर सीसी, क्या सर सीसी, हम अगर सीसी की बात करते हैं तो सीसी के अंतर्गत 2 प्रकार के मूल्यांकन होते हैं। क्या सर सीसी के अंतर्गत 2 प्रकार के मूल्यांकन होते हैं। तो सीसी के अंतर्गत जो 2 प्रकार के मूल्यांकन होते हैं, एक मूल्यांकन तो कहलाता है आपके रचनात्मक मूल्यांकन। क्या सर एक मूल्यांकन तो कहलाता है रचनात्मक मूल्यांकन। सेकंड नंबर दूसरा मूल्यांकन आपके कहलाता है योगात्मक मूल्यांकन। क्या सर दूसरा कौन सा कहलाता है, योगात्मक मूल्यांकन। बात करें हम सीसी की, ठीक है, कैसे प्रश्न को अटेंड करना है। तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, एग्जाम में जैसे ही ऐसे लेवल का प्रश्न आ जावे तो आपको यह ध्यान रखना है कि सीसी का प्रश्न आते ही सीसी में 2 प्रकार के मूल्यांकन होते हैं। एक तो बताना है हमें रचनात्मक और सेकंड बताता है योगात्मक। कैसे रचनात्मक कब होगा और योगात्मक कब होगा। तो जब कभी भी अध्यापक पढ़ाता है तो अध्यापक जब कक्षा में शिक्षण करवा रहा है तो वो चलती है शिक्षण प्रक्रिया। अगर अध्यापक शिक्षण प्रक्रिया करवा रहा है, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अध्यापक बच्चों से कोई प्रश्न पूछ रहा है, बच्चे वापस तर्क वितर्क कर रहे हैं, बच्चों को प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है और बच्चों को प्रश्न समझ में नहीं आने पर उत्तर वापस अध्यापक उससे बता रहा है, तो आप कह सकते हो सर शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चे की जांच हो रही है। तो ऐसे मूल्यांकन को हम कहते हैं रचनात्मक। तो मैं रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब यह कह सकता हूं कि सर रचनात्मक मूल्यांकन वो हो सकता है जो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान चलता है, जो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान चलता है, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान। अर्थात रचनात्मक मूल्यांकन की बात करें तो रचनात्मक मूल्यांकन के अंदर हम उपचार भी कर सकते हैं, निदान भी कर सकते हैं। जैसे किसी कक्षा के अंदर अगर हम टेस्ट का आयोजन करवाते हैं, क्या आपने कहा सर हमारे एक समय में प्रथम टेस्ट द्वितीय टेस्ट होते थे, तो हम जब टेस्ट का आयोजन करवाते तो अगर किसी बच्चे के टेस्ट में 10 में से 6 नंबर आए तो अध्यापक चाहे तो उस बच्चे को जिसके अंदर वो कमजोर है, जिस सब्जेक्ट के अंदर, अध्यापक उस बच्चे को अच्छी तरह से एक्स्ट्रा क्लास लगाकर उस सब्जेक्ट के अंदर बच्चे को अच्छी तरह से ज्ञान दे सकते हैं ताकि दूसरी बार बच्चे के सेकंड टेस्ट में अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो आप यहां पर यह कह सकते हो कि सर रचनात्मक जो मूल्यांकन होता है वो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान चलते हैं और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान के अलावा इसके अंदर निदान भी संभव है और इसके अंदर उपचार भी संभव है। ये दोनों चीज संभव है। अर्थात बच्चा कमजोर है तो हम बच्चे की कमजोरी का पता लगाकर बच्चे का निदान कर सकते हैं और उस बच्चे की एक्स्ट्रा क्लास लगाकर उस बच्चे को उस विषय के अंदर होशियार भी कर सकते हैं। लेकिन आपने कहा सर दूसरा जो मूल्यांकन है योगात्मक, सर ये क्या होता है। योगात्मक मूल्यांकन जो होता है ना, योगात्मक मूल्यांकन होता है सत्र के अंत में। क्या सर योगात्मक मूल्यांकन की बात करें तो योगात्मक मूल्यांकन होता है सत्र के अंत में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा सर वार्षिक परीक्षा,
और सत्र के अंत में अगर आपका कोई मूल्यांकन हो रहा है, जैसे ईयरली वार्षिक परीक्षा हो गई, अब वार्षिक परीक्षा के अंदर अगर कोई बच्चा फेल हो गया तो अब टीचर इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये सत्र के अंत में हो रहा है। तो आप कह सकते हो सर सीसी में दो प्रकार के मूल्यांकन देखने को मिलेंगे, एक तो मिलेगा रचनात्मक, दूसरा मिलेगा योगात्मक। मैं बात करूं रचनात्मक की, तो ये तो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान सत्र के बीच में चलेगा, जिसमें हम निदान भी कर सकते हैं, उपचार भी कर सकते हैं। और बात करें हम योगात्मक की, तो योगात्मक होगा सत्र के अंत में। अगर सत्र के अंत में हो रहा है तो मैं यहां पर यह कह सकता हूं कि सर इसका निदान और उपचार संभव नहीं है। क्या सर इसका निदान और इसका उपचार संभव नहीं है? क्या सर इसका निदान और इसका उपचार संभव नहीं है? अर्थात अगर बच्चा एंड में फेल हो जाता है तो फिर वहां पर अध्यापक कुछ भी नहीं कर सकता, तो इसका निदान व उपचार संभव नहीं है। अब बात आती सर क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन क्या था? क्या सर क्वेश्चन था कौन सा योगात्मक मूल्यांकन है? पहली बात कर रहा है योगात्मक की, तो योगात्मक के आते ही हमें पता है कि सीसी के अंतर्गत दो प्रकार के मूल्यांकन है, एक तो रचनात्मक, एक योगात्मक। और योगात्मक कब होगा? सत्र के अंत में। अब आ जाओ, ये कह रहा है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, तो पहले तो यहां पर लाइन कर लो कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, अर्थात सत्र अंत नहीं हुआ है, अभी पढ़ाई क्लास चल रही है, तो दौरान जो बीच में जो चलता है टेस्ट वगैरह, वो तो योगात्मक में आते नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा वो किस में आते हैं? आपके रचनात्मक के अंदर, क्योंकि जो शिक्षण प्रक्रिया के अंदर दौरान चलते हैं वो आते हैं रचनात्मक में। तो आप होगा सर पहला ऑप्शन तो आपके सही है नहीं, क्योंकि ये तो रचनात्मक में, तो ये तो आपके होगा नहीं। सेकेंड ऑप्शन, सत्र के अंत में, सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। और योगात्मक के अंदर हमने अभी यही पढ़ा कि योगात्मक मूल्यांकन के अंदर सत्र के अंत में होता है और बाद में अध्यापक निदान व उपचार इसमें नहीं कर सकता। इसका मतलब आप कहोगे सर यहां पर उत्तर माना जाएगा दूसरा सही, क्योंकि योगात्मक मूल्यांकन होता है आपके सत्र के अंत में, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सही। जस्ट अगला क्वेश्चन, व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत किन्हें सम्मिलित किया जाता है? पहली बात तो ये कि सर है क्या व्यापक? तो ऑप्शन ए तो दे रखा है शैक्षिक प्रक्रिया, बी दे रखा है सहशैक्षिक, सी दे रखा है शैक्षिक व सहशैक्षिक, और डी रखा है अधिगम्य आकलन। क्या सर व्यापक के अंदर किसको सम्मिलित किया जाता है? हम अगर बात करें व्यापक मूल्यांकन की, क्या सर व्यापक मूल्यांकन की बात करें तो हमने अभी आपको कहा सर सीसीई, अगर हम सीसी की पूरी बात करते हैं तो पूरा नाम इसको कहते हैं सर सतत व व्यापक मूल्यांकन। सतत व व्यापक मूल्यांकन, सतत व व्यापक मूल्यांकन। कैसे सीसी की पूरी बात करते हैं तो हम कहते हैं सतत व व्यापक मूल्यांकन। यहां पर सतत की बात करते हैं तो सतत का मतलब होता है लगातार, सतत का मतलब होता है लगातार, अर्थात बच्चे का लगातार मूल्यांकन होना चाहिए, बच्चे का लगातार मूल्यांकन होना चाहिए, क्योंकि आपकी शिक्षा नीति, आपकी एनसीएफ, ये जितनी भी आपकी, ये भी यही कहती है कि बच्चे का सीसी होना चाहिए, बच्चे का लगातार मूल्यांकन होना चाहिए। और साथ में एक बात और कह रहे हैं कि बच्चे का व्यापक मूल्यांकन। बात आ रही सर व्यापक क्या है? तो व्यापक का मतलब आप दूसरा ये भी कह सकते हो समग्र, व्यापक का एक अर्थ और होता है समग्र। अब बात आती सर ये है क्या समग्र और व्यापक? तो इसके अंदर ये कहा जाता है कि बच्चे को आप ना शिक्षा तो दे रहे हो, अर्थात आप बच्चे को शैक्षिक, शिक्षा का मतलब आप बच्चे को दे रहे हो शैक्षिक, शैक्षिक के साथ साथ में बच्चे को अदर एक्टिविटी, अर्थात मैं कह सकता हूं सहशैक्षिक। कि सर बच्चे को शैक्षिक के साथ साथ में बच्चे को सहशैक्षिक गतिविधियों में भी शामिल करो। तो व्यापक का मतलब व्यापक में दो चीज सम्मिलित की जाती है, एक तो शैक्षिक एजुकेशन, आप जो बच्चे को नॉलेज दे रहे हो, जो भी बच्चों को एजुकेशन दे रहे हो, कि सर एक तो वो एजुकेशन, तो आप कहोगे सर एक तो शैक्षिक, उसके अलावा जितनी भी एक्टिविटी है जो विद्यालय के अंदर की जाती है, जो भी विद्यालय में प्रतियोगिता का आयोजन करवाना, विद्यालय में क्रिकेट का आयोजन करवाना, विद्यालय के अंदर कोई भी आपके समापन, कोई भी समारोह वगैरह हो रहे, तो इस प्रकार के विद्यालय में जितनी भी अदर एक्टिविटीज होगी उनको हम शामिल करेंगे व्यापक के अंदर। तो आप यहां पर यह कह सकते हो कि सर हमें प्रश्न पूछा व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है, तो पूरी बात करते हैं तो इसको हम शॉर्ट में कहते हैं सर CCE, सतत व समग्र या व्यापक मूल्यांकन। सतत, सतत का मतलब होता है कंटिन्यू, बोल तो लगातार मूल्यांकन करते जाओ आप। और व्यापक, व्यापक में शामिल करोगे दो चीजों को, सिर्फ बच्चों को अगर आप शिक्षा देते हो तो बच्चे को सिर्फ शिक्षा देने से
आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि बच्चे के ओनली पर एक का ही विकास होगा, और वो किसका विकास होगा? ज्ञान का। अर्थात बच्चे के ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होगा, बच्चे के दूसरे पक्ष का विकास नहीं होगा। जबकि हमारी शिक्षा नीति ये कहती है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, इसलिए बच्चे को व्यापक शिक्षा दो। व्यापक शिक्षा का मतलब, अगर आप बच्चे को शैक्षिक दे रहे हो, शैक्षिक के साथ में सहशैक्षिक दो। जब बच्चे को आप सहशैक्षिक दोगे तो सहशैक्षिक देने पर बच्चे का आपके भावात्मक और बच्चे का दूसरा क्रियात्मक, क्या सर, बच्चे के भावात्मक और बच्चे के क्रियात्मक, इनका भी विकास होगा। तो मैं यहां पर टोटली ये कहना चाहता हूं कि शैक्षिक की बात करें तो बच्चे के ओनली पर ज्ञानात्मक का विकास होता है, सहशैक्षिक की बात करें तो भावात्मक व क्रियात्मक का विकास होता है। तो अगर हम व्यापक में बात करें तो व्यापक के अंदर अपन ये कह सकते हैं कि सर बच्चे के तीनों पक्ष का विकास होगा, क्योंकि व्यापक के अंदर हम कितनी चीजें शामिल करते हैं? दो। एक तो करते हैं शैक्षिक और दूसरी करते हैं सहशैक्षिक। तो बात आती है सर व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत किन्हें शामिल किया जाता है? तो पहला तो इन्होंने दिया शैक्षिक, तो शैक्षिक तो होगा नहीं, क्योंकि हमने क्या कहा, व्यापक के अंदर दो शामिल करेंगे, शैक्षिक से सब ज्ञान ही आएगा। जबकि हम ये चाहते हैं बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, बच्चे का ज्ञानात्मक विकास हो, भावात्मक विकास हो, क्रियात्मक विकास हो। तो अगर सिर्फ शैक्षिक प्रक्रिया आप सिर्फ नॉलेज ही दोगे तो उसके ज्ञान का ही विकास होगा, जबकि हम चाहते हैं बच्चे के तीनों पक्ष का विकास हो। अब ये कह रहा है सिर्फ सहशैक्षिक, तो अगर सिर्फ सहशैक्षिक दोगे तो बच्चे के दो ही पक्ष का विकास होगा, एक तो बच्चे का भावात्मक और दूसरे बच्चे का क्रियात्मक। इसका मतलब बच्चे को नॉलेज ज्ञानात्मक का विकास नहीं हो रहा है, जबकि हमारा उद्देश्य क्या है? बच्चे के तीनों पक्ष का विकास हो। तो तीसरा ऑप्शन कह रहा है शैक्षिक व सहशैक्षिक। तो जब शैक्षिक और सहशैक्षिक की बात करते हैं तो शैक्षिक के अंतर्गत तो हमारे किसका विकास हो जाएगा? ज्ञान का। और सहशैक्षिक की बात करें तो हमारे विकास हो जाएगा भावात्मक व क्रियात्मक का। तो प्रश्न था आपके कि व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत किन्हें शामिल किया जाता है? तो आप कहोगे सर उत्तर होगा सी, अर्थात शैक्षिक व सहशैक्षिक प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। जस्ट अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में सीसीई को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए SIQE, ऑप्शन बी आधार रेखा आकलन, ऑप्शन सी ABL, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अभी इस पर विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आकलन का एक टॉपिक आएगा, उसके ऊपर उस पर विस्तार से पूरी उसकी व्याख्या देखेंगे कि क्या है इसमें, सिस्टम क्या है। अभी हमें यह ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर जो सीसी चल रही है ना, कि सर ये सीसी चल रही है। अगर मैं बात करूं सीसी की, तो हम ये कहते हैं कि सर जो सीसी जो ना, ये सर्वप्रथम सीसी की शुरुआत किसने की थी? तो सर्वप्रथम सीसी की शुरुआत की थी सीबीएसई बोर्ड ने। सर्वप्रथम सीबीएसई बोर्ड ने शुरुआत की, सीबीएसई बोर्ड के बाद में फिर इसको पूरे भारत देश ने लागू कर दिया। कि सर सीबीएसई बोर्ड के बाद में बात करें तो पूरे भारत देश में लागू हो गया, और फिर हमारे राजस्थान में भी लागू हो गया। तो सीसी की शुरुआत की बात करें, सर प्रारंभ कहां से हुआ? तो प्रारंभ तो हुआ तो सीबीएसई बोर्ड से। तो जब सीबीएसई बोर्ड ने इसको प्रारंभ किया था 2009 के अंदर, तब इसका नाम रखा था सीबीएसई बोर्ड ने CCE, सतत व व्यापक मूल्यांकन। लेकिन वर्तमान समय में इसका नाम चेंज कर दिया गया, और वर्तमान समय में इसका नाम कर दिया SIQE। तो आपको ध्यान रखना है, वर्तमान समय में इसका नाम क्या है? SIQE। अब अगले ऑप्शन के सर ये आधार रेखा आकलन क्या है, ABL क्या है, ये जस्ट अगला टॉपिक आएगा आकलन, उसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अभी हमारा प्रश्न है सीसी का नाम वर्तमान में क्या है? तो वर्तमान में SIQ है, जबकि सीसी की शुरुआत पहले कौन से बोर्ड ने की थी? तो आप कहोगे सर आपके सीबीएसई बोर्ड ने की थी, और प्रारंभ में नाम रखा था उन्होंने CCE। वर्तमान में पूरे भारत देश में लागू कर दिया गया है, और अभी इसका नाम कर दिया है राजस्थान के अंदर SIQE। जस्ट अगला क्वेश्चन, एक बालक को एक ही परीक्षण, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पिछली बार भी आ रखा है, आपके रीट में भी आ रखा है, टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आ रखा है, ठीक है। क्वेश्चन मूल्यांकन से आया है, ठीक है। पहले जो बात ऑप्शन इसके क्या सर, एक तो दे रखी है वेदता, एक विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदकारिता। कैसा प्रश्न क्या है सर, ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है कि एक बालक को एक ही परीक्षण बार बार दिए जाने पर भी समान अंक प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात एक कोई बालक है और बालक परीक्षा दे रहा है, परीक्षा देने के बाद में उस परीक्षण को आप चाहे किसी से भी कॉपी चेक करवा लो,
आपकी जिससे इच्छा है कॉपी चेक करवा लो, लेकिन अंक में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। अर्थात आप ये कहोगे सर अंक में समानता आ रही है, अंक में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, अंक में समानता आ रही है। जैसे किसी भी लड़के ने कोई परीक्षा दे दी, परीक्षा देने के बाद में उस लड़के की कॉपी आप किसी से भी चेक करा दो, अंक में आप कहोगे सर समानता आ रही है, अंक के अंदर आपके कोई भी उसमें अंक के अंदर आप कहोगे सर कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही है, तो ऐसा परीक्षण क्या कहलाएगा? तो एक ऑप्शन तो वेदता, एक है विश्वसनीयता, एक है वस्तुनिष्ठता, एक है विभेदकारिता। तो बात आती सर उत्तर होता है विश्वसनीयता, उत्तर होता है विश्वसनीयता। कारण कि सर क्या कारण है विश्वसनीयता? ठीक है, विश्वसनीयता के अंदर क्या होता है कि अगर कोई भी परीक्षण है और अगर कोई भी परीक्षण है आप उसको किसी से भी चेक करा दो आंसर, ठीक है, तो उसके जो भी उसके आंसर, जो भी उसके नंबर आएंगे अंक, उस अंक में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, ये हो जाएगा आपका विश्वसनीयता। बात आती सर वेदता क्या है, थोड़ी सी चर्चा कर ले वेदता के ऊपर कि सर वेदता क्या है। ये सब मूल्यांकन के गुण है कि सर वेदता क्या है। वेदता, अगर कोई भी टीचर, क्या सर कोई भी एक अध्यापक है, मैंने कहा भाई कोई भी एक अध्यापक है, और अगर कोई अध्यापक किसी बच्चे का मूल्यांकन करना चाहता है, क्या सर कोई अध्यापक है बच्चे का मूल्यांकन करना चाहता है, जैसे कोई अध्यापक बच्चे के 10वीं क्लास का मूल्यांकन करना चाहता है, तो बच्चा के 10वीं कक्षा के बच्चे का मूल्यांकन करना चाहता है और अध्यापक बच्चे को 12वीं क्लास का पेपर दे रहा है, जबकि मूल्यांकन 10th क्लास का करना है, बच्चा 10th क्लास में पढ़ रहा है और अध्यापक उस बच्चे को 12वीं क्लास का मूल्यांकन कर रहा है, तो आपको कैसा, अध्यापक का तो उद्देश्य था 10वीं क्लास का, जबकि अध्यापक उसको दे रहा है 12th क्लास का। इसका मतलब ये जो आपके जो वैलिड उसके लायक नहीं है, तो इसका मतलब आप कहोगे सर यहां पर वेदता की कमी है, यहां पर किसकी कमी है? वेदता की। क्योंकि हम अगर हमारा जो उद्देश्य होता है, जैसे अभी आप लोग बीएसटीसी की परीक्षा दे रहे हो, अगर आप बीएसटीसी की परीक्षा दे रहे हो और आपके बीएसटीसी का पेपर आ रहा है, तो आपको सर वेद है, कोई दिक्कत नहीं है, और आपको बीएसटीसी की जगह आपको फर्स्ट ग्रेड का पेपर दे दे आरपीसी, तो क्या वो उद्देश्य उनका पूरा हो रहा है? क्या वो उद्देश्य उनका पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका उद्देश्य बीएसटीसी का एग्जाम करवाना, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम करवाना नहीं है। तो आपको सर यहां पर होती है वेदता, अगर उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है तो वेदता की कमी है। अगला ऑप्शन विश्वसनीयता, ये क्या होता है सर? विश्वसनीयता ये होता है कि अगर कोई भी परीक्षा है और उसके बार बार किसी से भी टीचर से आप उसकी कॉपी चेक करवा दो, कॉपी चेक करवाने पर अंक में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, अंक में वही रिजल्ट रहेंगे, अंक के अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। चाहे आपने राम नाम के लड़के के 100 में से 80 नंबर आए, आपने कॉपी श्याम से करवा दी, मोहन से करवा दी, गीता से करवा दी, राधा से करवा दी, किसी से भी कॉपी चेक करवा दो, फिर भी 100 में से 80 नंबर ही आएंगे, तो आप होगे सर इसको कहते हैं विश्वसनीयता। अगला कि सर वस्तुनिष्ठता क्या होती है? सर ये भी बता दो थोड़ा सा, वस्तुनिष्ठता क्या होती है? तो बात करते हैं वस्तुनिष्ठता की। कैसे वस्तुनिष्ठता क्या होती है? वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता का मतलब यहां पर यह होता है कि अगर कोई पर्सन है तो एक पर्सन का एक ही उत्तर होना चाहिए, एक पर्सन का एक ही उत्तर होगा, एक पर्सन का एक ही उत्तर होगा, एक पर्सन का एक ही उत्तर होगा, तो वहां पर वस्तुनिष्ठता है। और अगर एक पर्सन के एक से अधिक उत्तर है तो वहां पर वस्तुनिष्ठता की कमी दिखाई जाएगी। तो आप सर ये तो होगी वस्तुनिष्ठता। आगे कैसा विभेदकारिता क्या होती है ये भी समझा दो। विभेदकारिता, तो विभेदकारिता का मतलब ये होता है कि अगर आप अध्यापक बन जाते हो तो आप अगर अध्यापक बनने के बाद में जब बच्चों का जब परीक्षण करते हो ना, तो पेपर बनाते समय अगर आप एक ही लेवल का पेपर बना दो, क्या सर हमने तो सबके सब सरल के सरल प्रश्न बना दिए, तो आप वहां पर बच्चों के अंदर डिफरेंस नहीं कर पाओगे, कौन सा बच्चा सामान्य बुद्धि का है, कौन सा विशिष्ट बालक है, कौन सा सर्जनशील है, कौन सा प्रतिभाशाली बालक है, आप उन बच्चों में डिफरेंस नहीं कर सकते हो। तो आप होगे सर अगर हम एक ही लेवल का पर्सन पेपर दे देवे तो हम बच्चों के अंदर विभेद का मतलब अंतर नहीं कर पाएंगे, तो हमें जो है स्तर अलग बनाना पड़ेगा। तो अगर पेपर आप अगर स्तर का बनाते हो तो आप वहां पर बच्चों के अंदर विभेदकारिता कर सकते हो। तो हमारा प्रश्न था कि परीक्षण को बार बार दिए जाने पर एक ही समान अंक प्राप्त हो जावे तो उस परीक्षण को क्या कहते हैं? तो आप होगे सर उसको हम कहते हैं विश्वसनीयता। जस्ट अगला प्रश्न हमारा सतत व व्यापक मूल्यांकन, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की, वापिस वही सतत व व्यापक मूल्यांकन, शॉर्टकट में नाम CCE, सतत व व्यापक मूल्यांकन। वापिस आपने चर्चा की सर CCE, मैंने कहा कुछ भी नहीं, इसके अंदर दो चीजें ध्यान रखो,
बोर्ड ये कहता है बच्चे का हमेशा लगातार तो होना चाहिए मूल्यांकन, और मूल्यांकन होने के साथ में बच्चे के सब सर्वांगीण होना चाहिए विकास, और सर्वांगीण विकास का मतलब बच्चे के शैक्षिक के साथ साथ में बच्चे को और कौन से भी शिक्षा दो, सशैक्षिक, सिर्फ शैक्षिक नहीं, बच्चे को अदर एक्टिविटी से भी जोड़ो, आप सशैक्षिक से भी जोड़ो, क्योंकि शैक्षिक से तो सिर्फ आपके ज्ञान और अदर एक्टिविटी से जोड़ोगे तो आप कहोगे सर बच्चे के अंदर आपके भावात्मक और क्रियात्मक, अर्थात मैं ये कह सकता हूं व्यापक की बात करें हम कि सर व्यापक, तो व्यापक के अंदर दोनों आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो बात आती सर नोडल एजेंसी कौन है, पर्सन ये पूछा कि सीसी शुरुआत किसने की, तो मैंने कहा भाई सीसी की शुरुआत की बात करते हैं तो सबसे पहले सीसी की शुरुआत की थी सीबीएसई ने 2009 के अंदर। जस्ट अगला, सतत व व्यापक मूल्यांकन को कब लागू किया गया, ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन जी 2015, ऑप्शन डी 2016। तो हमने अभी कहा सर सतत व्यापक मूल्यांकन को पहली बात लागू किसने किया, सीबीएसई ने, सीबीएसई ने लागू किया। सीबीएसई ने इसको लागू किया सबसे पहले 2009 के अंदर, और 2009 के अंदर सीबीएसई ने इसको लागू किया 9th क्लास में। सीबीएसई ने सबसे पहले सतत व्यापक मूल्यांकन को लागू किया 2009 के अंदर, इसको लागू किया गया, और 2009 के अंदर इसको 9th क्लास के अंदर लागू किया गया, फिर 2010 के अंदर इसको लागू किया 10th क्लास में, और फिर 1 अप्रैल 2010 को क्या सर बाद में 1 अप्रैल 2010, क्या सर 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010 की बात करें तो सीसी हमारे पूरे भारत के अंदर हो गई लागू, सीसी हमारे पूरे भारत में हो गई लागू, कि सर सीसी हमारे पूरे भारत में हो गई लागू, 1 अप्रैल 2010 को सीसी पूरे भारत में लागू। तो आपके प्रश्न ये था कि सीसी सतत व व्यापक मूल्यांकन को कब लागू किया गया, तो 2009 के अंदर सीबीएसई बोर्ड ने स्टार्ट किया था, और शुरुआत के अंदर 9th क्लास में स्टार्ट किया, और पूरे भारत में पूछ ले कि पूरे भारत में कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 को सीसी को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। और वर्तमान समय में हमारे यहां पर किस नाम से जाना जाता है, तो SIQE के नाम से जाना जाता है। जस्ट अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कभी भी मैंने आपको पहले ही कह दिया, पहले तो ऑप्शन सुन लो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बात कर रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, मैंने पहले ही कह दिया जब भी बात आती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की, तुम्हारे दिमाग में एक ही बात चलेगी, अभी सत्र का अंत नहीं हुआ है, अभी चल रही है, अभी कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, टीचिंग चल रही है। आप कहोगे सर शिक्षण का कार्य चल रहा है, अभी सत्र का अंत नहीं हुआ है, शिक्षण का कार्य चल रहा है, शिक्षण का कार्य चल रहा है, शिक्षण का कार्य चल रहा है, इसको कहते हैं शिक्षण, कैसा शिक्षण का कार्य चल रहा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। ये कह रहा है निदानात्मक परीक्षण का लाने को श्रेय किसको गया, निदानात्मक परीक्षण। बात अधिक सर पहले बता दो निदानात्मक होते क्या है, तो हम बात करेंगे थोड़ी सी इसकी चर्चा करें, क्योंकि इसके ट्यूशन आते हैं आपके ज्यादा निदानात्मक उपचारात्मक। तो देखो होता क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, जब बच्चे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चलती है ना, क्योंकि मैंने आपको 2 चीज पहले ही बता दी कि सीसी के अंदर एक तो होगा रचनात्मक, तो रचनात्मक तो चलेगा प्रक्रिया के दौरान, एक होगा योगात्मक, वो चलेगा सत्र के अंत में। तो हम बात करें अधिगम की प्रक्रिया, अर्थात अभी चल रहा है, सत्र अंत नहीं हुआ है, तो बात करें रचनात्मक की, तो अगर सत्र अंत नहीं हुआ है तो हम बच्चे के अगर कम नंबर आए तो हम उसका पता लगा सकते, यहां से लगा सकते, पता लगाने के बाद में हम उस बच्चे का उपचार भी कर सकते हैं, हाँ सर उपचार भी कर सकते हैं। लेकिन अगर सत्र का अंत हो गया, जिसको हम कहते हैं योगात्मक मूल्यांकन, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कह दिया 2 प्रकार के मूल्यांकन है, रचनात्मक, योगात्मक। रचनात्मक तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान चलेंगे, इसको हम बोलेंगे रचनात्मक, इसको हम क्या बोलेंगे रचनात्मक, क्या सर इसको हम बोलेंगे रचनात्मक। और सत्र के अगर अंत की बात करें कि सर सत्र के अंत में तो चलेगा योगात्मक। तो अगर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया चल रही है, टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, सपोज करो टीचर ने कोई पहला टेस्ट लिया, आपने कहा सर टीचर ने प्रथम टेस्ट लिया, फर्स्ट टेस्ट लिया क्लास के अंदर, जैसे ही टीचर ने फर्स्ट टेस्ट लिया, एक बच्चे के 10 में से 2 नंबर आए, बच्चे के 10 में से 2 नंबर आए, अभी फर्स्ट टेस्ट चल रहा है, इसके अंदर अधिगम की प्रक्रिया चल रही है, सत्र का अंत नहीं हुआ, इसका मतलब चल रहा है रचनात्मक मूल्यांकन। बच्चे के 10 में से जैसे ही 2 नंबर आए, अब टीचर क्या करेगा, टीचर सबसे पहले करेगा निदान, क्योंकि आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आता है कि पहले निदान होता है पहले उपचार होता है, तो पहले हमेशा होता है निदान। और निदान का मतलब यह होता है कि बच्चे के कम नंबर क्यों आए, उस समस्या के कारणों को जानना, बच्चे के कम नंबर क्यों आए, उस समस्या के कारणों को जानना, समस्या के कारणों को जानना।
तो टीचर सबसे पहले तो कारण जानेगा कि बच्चे के 10 में से 2 नंबर क्यों आए। तो टीचर ने पहले तो बच्चे का क्या निदान, पहले तो बच्चे का क्या क्या निदान, और अभी तक सत्र का अंत नहीं हुआ है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चल रही है, इसका मतलब मूल्यांकन चल रहा है रचनात्मक। तो जैसे ही टीचर को पता चला कि बच्चे ने इस कारण से 10 में से 2 नंबर आए, अब टीचर क्या करेगा, पहले तो क्या निदान, निदान करने के बाद में सेकंड स्टेप, अब टीचर इस बच्चे का करेगा उपचार, टीचर इस बच्चे का करेगा उपचार, टीचर इस बच्चे का उपचार करेगा शिक्षा के द्वारा, क्योंकि उपचार हमेशा होता है शिक्षा के द्वारा। जैसे ही टीचर को पता चला कि बच्चे के 10 में से 2 नंबर आए हैं, जरूर कोई ना कोई बच्चे की मजबूरी होनी चाहिए, क्योंकि एक अध्यापक को डायरेक्ट बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए, किसी बच्चे की मजबूरी भी हो सकती है। तो अध्यापक क्या करेगा, बच्चे से आराम से बेटे उसको पूछेगा भी बेटा तेरे 10 में से 2 नंबर आ रहे, कारण क्या है। तो इस प्रकार कोई समस्या होगी तो बच्चा समस्या बताएगा, सर मेरी ये समस्या आती है, मैं लास्ट क्लास में टाइम नहीं दे पाता हूं। तो टीचर उस बच्चे का निदान तो कर लिया, कारणों का तो टीचर को जान लिया। अब टीचर ने उस बच्चे की एक्स्ट्रा क्लास लगा दी, एक्स्ट्रा क्लास लगाकर टीचर उस बच्चे का उपचार कर रहा है, और इसके माध्यम से कर रहा है शिक्षा। तो परीक्षा में प्रश्न आएगा, निदान पहले होता है उपचार पहले होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, पहले होता है निदान और फिर होता है उपचार, क्योंकि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कभी भी हमारा उपचार पहले नहीं कर सकता, क्योंकि पहले डॉक्टर क्या करेगा, हमारा निदान, निदान का मतलब पहले डॉक्टर हमारी समस्या को जानेगा और बाद में हमारा क्या करेगा, उपचार। तो अध्यापक भी जब बच्चे के कम नंबर आएंगे तो अध्यापक को डायरेक्ट उपचार करना नहीं चाहिए, पहले अध्यापक बच्चे का करेगा निदान और बाद में क्या करेगा, उपचार। तो बात है निदानात्मक परीक्षण को लाने का श्रेय किसको गया, तो इसका श्रेय जाता है स्किनर को। किसको जाता है, स्किनर को। जस्ट अगला प्रश्न, कैसे ग्रेडिंग, पहले ऑप्शन लिख देता हूं, ऑप्शन क्या टाइप हो नहीं रखे आपके, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कैसे ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन, क्रेडिट संचय प्रणाली, इनके उदाहरण क्या है। तो देखो है क्या ये सर, रामायण क्या है। तो हुआ क्या, देखो सर ये सीसी जो ना ये लाया क्यों गया। तो पहली बात है सीसी लाने के बहुत सारे उद्देश्य थे, शैक्षिक, शैक्षिक, लगातार बच्चे का मूल्यांकन हो, बच्चे के सर्वांगीण विकास हो, सब पक्ष में विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो, भावात्मक विकास हो, क्रियात्मक विकास हो। तो आप कहोगे सर ये सब इसके उद्देश्य थे सीसी के। फिर क्या हुआ कि जब बच्चों के कम नंबर आते थे ना, जैसे किसी बच्चे के 100 में से 30 नंबर आ गए, तो उस कम नंबर के कारण बच्चा क्या भय बना रहता था, बच्चे के अंदर बच्चा डरा हुआ रहता था। तो सीसी ने क्या किया कि बच्चे को भयमुक्त वातावरण से मुक्त करने के लिए, कि बच्चे में भय नहीं बना रहे, तो बच्चे को भयमुक्त वातावरण से मुक्त करने के लिए, क्या सर बच्चे को भयमुक्त वातावरण से मुक्त करने के लिए, भयमुक्त वातावरण से मुक्त करने के लिए, मुक्त करने के लिए सीसी ने क्या किया, भयमुक्त वातावरण से मुक्त करने के लिए सीसी ने ग्रेडिंग प्रणाली शुरू कर दी। कैसा सीसी ने कर ली ग्रेडिंग प्रणाली। एक पर्सन आपके ग्रेडिंग प्रणाली के भी आएगा, वो भी अपन पढ़ेंगे कैसे ग्रेडिंग प्रणाली कर ली। जैसे किसी बच्चे के 91 से 100 नंबर आए तो उन्होंने कह दिया A1, किसी बच्चे के 81 से 90 आ गए उन्होंने कह दिया A2, 71 से 80 आ गए तो उन्होंने कह दिया B1, 61 से 70 आ गए तो उन्होंने कह दिया B2। तो इस प्रकार से सीसी ने क्या किया, बच्चे को भयमुक्त वातावरण से मुक्त करने के लिए, ताकि बच्चा किसी को अंक बतावे तो बच्चे को क्या उसमें बच्चे को भय रहता है। ठीक है बच्चे, क्योंकि बहुत से बच्चे आज भी कोटा के अंदर बहुत से बच्चे गलत भी काम कर रहे हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं अंक के कारण। ठीक है, तो सीसी ने भयमुक्त वातावरण से बचाने के लिए एक प्रणाली अपनी जिसको हम कहते हैं ग्रेडिंग प्रणाली। तो बात आती सर पर्सन क्या है, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन, क्रेडिट, संचय प्रणाली, कुल मिलाकर बात कर रहे हैं ग्रेडिंग की। कक्षा में बच्चों की स्थिति का निरूपण, पहला तो कह रहा है स्थिति पता करने के लिए ग्रेडिंग कर रहे हो क्या। दूसरा, आलेख पत्र में अकादमिक प्रगति, बच्चे ने कितनी प्रगति की इसका पता करना चाहते हो क्या। तीसरा, अधिगम कर्ता, अधिगम कर्ता क्या होता है, पहली बात तो ये है सर अधिगम कर्ता क्या होता है, कैसा अधिगम कर्ता क्या होता है। तो अच्छी तरह से ध्यान रखना, अधिगम कर्ता जो सीखने आया है वो होता है अधिगम कर्ता। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि सर विद्यार्थी होता है अधिगम कर्ता। अधिगम कर्ता कौन होता है, विद्यार्थी, जिसको हम कहते हैं लर्नर, जिसको हम क्या कहते हैं लर्नर, अधिगम कर्ता। तो आप जब शिक्षक बनोगे तो आप तो अधिगम करवाओगे और बच्चा जो होगा वो होगा अधिगम कर्ता, वो होगा लर्नर। तो अधिगम कर्ता की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। अब मुझे बताओ, जब बच्चे की परीक्षा देगा, बच्चे के अंक आ रहे, हम सीसी के अंतर्गत उस बच्चे के अंक को कौन सी प्रणाली में दे रहे, ग्रेडिंग प्रणाली में। इसका मतलब हम बच्चे की उपलब्धि, के बच्चे ने इस क्लास के अंदर कितनी उपलब्धि प्राप्त की है,
कितने नंबर प्राप्त किए, हम इसको नंबर में ना देकर हम इसको बांट रहे ग्रेडिंग के अंदर। तो आप यहां पर यह कह सकते हो कि सर उपलब्धि के आकलन के लिए दी जाती है ग्रेडिंग पद्धति। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपके यहां पर सही हो जाएगा कि सर ऑप्शन नंबर सी। जस्ट अगला क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। पहले ऑप्शन लिख देता हूं मैं आपके, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। कैसा सतत व व्यापक मूल्यांकन, वापिस वही सी, सीई, सीबीएसई बोर्ड लागू पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 से, सीबीएसई ने किया 2009 में 9th क्लास से। हाँ, सतत व व्यापक मूल्यांकन के विषय में कौन सा कथन असत्य है, ध्यान रखना भाई, परीक्षा के अंदर ये बस यहां कंफ्यूज कर लेता है सत्य और असत्य। लड़के क्या जल्दबाजी के अंदर प्रश्न को पढ़ लेते अधूरा और फिर लगा कर आ जाते। ठीक है, तो आपको पूरा ध्यान रखना, ये कह रहा असत्य है। पहला, ये विद्यालय आधारित मूल्यांकन है। और देखते आगे एक बार क्या कह रहा है, इसमें विद्यार्थियों के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं। और देखें, इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है। इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रवृत्तियां है। अब भाई ऑप्शन समझो। पहली बात, सीसी मूल्यांकन के विषय में गलत क्या बात है? पहली बात, विद्यालय आधारित मूल्यांकन है या नहीं? कैसा विद्यालय आधारित है या नहीं? तो भाई जब छात्रों का मूल्यांकन कर रहे हो तो छात्र तो विद्यालय में ही पढ़ रहे हैं, कैसा विद्यार्थी तो विद्यालय में ही पढ़ेंगे ना। और जब विद्यार्थियों का रिजल्ट अच्छा रहेगा तो विद्यालय का नाम तो ऑटोमेटिक ही रोशन हो जाएगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो सही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आगे चलो दूसरा, हाँ भाई, इसमें विद्यार्थियों के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं। तो हमें पता है सीसी के अंदर सभी पक्ष, और सभी पक्ष का मतलब दो पक्ष, एक तो शैक्षिक और दूसरा सशैक्षिक, तो दोनों ही सम्मिलित होते हैं। आप देखा सर ये भी सही है, दोनों पक्ष सम्मिलित होते हैं। तीसरा, इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है, ये ऑप्शन आपके गलत है भाई। सी ऑप्शन आपके एकदम गलत है, क्योंकि इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित होते हैं, यहां पर दे रखा नहीं है। क्योंकि आपको पता है सर कि जब हम रचनात्मक मूल्यांकन करते हैं, कि सर जब हम रचनात्मक मूल्यांकन करते हैं और अगर रचनात्मक में किसी बच्चे के अंक कम आ गए, बच्चे के अंक कम आ गए, तो हम उस बच्चे का क्या करेंगे? पहले तो निदान, और निदान करने के बाद में उस बच्चे का क्या करेंगे? उपचार। तो बताओ सीसी के अंतर्गत निदानात्मक मूल्यांकन होता है कि नहीं होता है? क्या सर होता है। और हमारे ऑप्शन में दिया सम्मिलित नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है क्योंकि सम्मिलित है। ठीक है, जस्ट अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन को, ऑप्शन आपके ए, ऑप्शन बी, सी, ऑप्शन डी। हाँ भाई, मूल्यांकन को आगे डैश 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 क्या कह रहा है ये देखो, कैसा मूल्यांकन को क्या कहना चाहता है ये रामायण। हाँ भाई, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। सेकंड, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, या केवल नंबरों के संदर्भ में। पहली बात ये कह रहे हैं मूल्यांकन को आपको थोड़ा डिलीट करना भी आना चाहिए एग्जाम में। कभी भी ध्यान रखना, परीक्षा देते हो, टीचिंग एप्टीट्यूड साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट होता है, उसमें अगर केवल शब्द आ जाता है ना तो समझ लो वो ऑप्शन आपके सही नहीं है। केवल शब्द आते ही दिमाग लगा दिया करो, अक्सर 99% ये ऑप्शन सही नहीं है। अब ये क्या कह रहा है कि मूल्यांकन में केवल नंबर, तो आपको ही पता होगा कि मूल्यांकन में केवल नंबर होते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमें पता है मूल्यांकन में तो ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, क्योंकि मूल्यांकन के अंतर्गत हमें पता है मात्रात्मक भी होता है। कैसा मूल्यांकन में मात्रात्मक भी होता है और मूल्यांकन में गुणात्मक भी होता है। ठीक है, दोनों पक्षों की जांच होती है। और मात्रात्मक का मतलब तो होता है मापन से, और मापन का मतलब होता है सिर्फ अंक से। तो ये तो सिर्फ मापन है, अंक देना। तो ये कह रहा है नंबर, ये अगर केवल नंबर की बात कर रहा है, इसका मतलब ये मूल्यांकन की बात नहीं कर रहा है भाई। यहां पर ये बात कर रहा है मापन की, ये बात क्या कर रहा है? मापन की। इसका मतलब ये तो गलत है, ये तो ऑप्शन ही गलत है। हमें पता करना है मूल्यांकन का, और ये तो यहां पर मापन कह रहा है। अगला, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए और वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होना चाहिए। ऑप्शन होगा सी सही, क्योंकि मूल्यांकन को अगर हम पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ा रहा है, विद्यालय के अंदर जो पढ़ाई चल रही है, और मैंने आपको कहा था जो पढ़ाई चलती है वो होती है अधिगम की प्रक्रिया, और जब पढ़ाई समाप्त हो रही है वो होता है सत्र का अंत, और जो प्रक्रिया चलेगी उसमें तो होगा रचनात्मक मूल्यांकन, और जो सत्र का अंत होगा उसमें चलेगा योगात्मक मूल्यांकन। तो मुझे बताओ, मूल्यांकन आपके पढ़ाई के साथ साथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इसका मतलब आपको होगा सर ऑप्शन सी हमारा यहां पर सही है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। अगला प्रश्न, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है, पहला अपन ऑप्शन लिख देते हैं भाई।
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है, पहली बात निर्माणात्मक होता क्या है। बहुत से बच्चे यहां पर गलती कर गए कि निर्माणात्मक होता क्या है, तो ध्यान रखना अच्छी तरह से। मैं आपको वापस बता देता हूं कि सर सीसीई के अंतर्गत दो प्रकार के मूल्यांकन होते हैं। क्या सर, एक मूल्यांकन होता है फॉर्मेटिव, आप अगर इंग्लिश में याद रख सको तो बेटर है। क्या सर, एक होता है फॉर्मेटिव, एक होता है समेटिव। क्योंकि देखो हिंदी के अंदर नाम बहुत सारे होते हैं, फॉर्मेटिव, समेटिव। जो फॉर्मेटिव होता है ना, इसको कहते हैं रचनात्मक, इसको कहते हैं रचनात्मक। इसके ही दूसरा नाम है निर्माणात्मक। अगर मैं बात करूं समेटिव की, तो समेटिव को हम कहते हैं योगात्मक। इसका ही दूसरा नाम है समेकित। हमें पता है दो प्रकार के मूल्यांकन होंगे, परीक्षा में नाम चेंज आ सकता है, थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने कहा निर्माणात्मक, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए बात कर रहा है निर्माणात्मक मूल्यांकन की, इसका मतलब बात किसकी कर रहा है भाई साहब, रचनात्मक की कर रहा है। और हमें पता है रचनात्मक कब चलता है, कि सर रचनात्मक चलता है बीच में, अर्थात अधिगम प्रक्रिया के दौरान। क्या सर, ये तो चलता है प्रक्रिया के दौरान। और योगात्मक समेकित कब चलता है सर, कि सर ये चलता है सत्र के अंत में, सत्र के अंत में, सत्र के अंत में। अब प्रश्न आपको क्या दिया, निर्माणात्मक मूल्यांकन, इसका मतलब पूछ रहा है आपको, क्या पूछ रहा है, फॉर्मेटिव। इंग्लिश में याद कर लेना, फॉर्मेटिव का उद्देश्य है पहली बात प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। ऑप्शन दूसरा, विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना। ये कह रहा है ओनली फॉर समझ, इसका मतलब हमारा उद्देश्य एक समझ नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसका मतलब ये तो नहीं है। फिर कह रहा है सिर्फ ग्रेड देना, सिर्फ क्या ग्रेड से मतलब है कि हम सिर्फ यही चाहते हैं कि बच्चे को सब ज्ञान ही मिले, बस सिर्फ बच्चे की बुद्धि का विकास हो गया, यही उद्देश्य है हमारा। ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य तो ये एक बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, गुणात्मक, हर तरफ से बच्चे का विकास हो। अगला, अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति करना, अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति लगाना। कैसे, अध्यापक के जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति का पता लगाना, पूर्ति हुई या नहीं हुई है। और पहले ऑप्शन आपके, अब दो ऑप्शन डाउट है आपके, कैसा, प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। जब आप निर्माणात्मक मूल्यांकन करोगे तो मुझे बताओ, वहां पर अगर बच्चे के कम नंबर आ गए तो आप उस प्रगति के ऊपर गौर भी कर सकते हो, उसके बाद में बच्चे के उपचार भी कर सकते हो। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कह दिया, फॉर्मेटिव के अंदर निदान भी संभव है और फॉर्मेटिव के अंदर क्या भी संभव है, उपचार भी संभव है। तो अगर फॉर्मेटिव निर्माणात्मक मूल्यांकन हो रहा है और बच्चे के कम नंबर आ गए, तो बताओ आप उपचारात्मक की योजना बना सकते हैं, नहीं बना सकते, बना सकते हैं। क्योंकि ये फॉर्मेटिव है और फॉर्मेटिव चलता है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, ठीक है। अगर रचना योगात्मक होता तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि योगात्मक होता है सत्र के अंत में, फिर टीचर का हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। तो आप अक्सर ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही है, ऑप्शन ए। जस्ट अगला क्वेश्चन, हाँ भाई, पहले हमारा ऑप्शन लिख देता हूं, ऑप्शन ए, बी। यह क्वेश्चन बार बार आ रहा है, बी एस ब्लूम महोदय, बहुत मोस्ट महोदय, थोड़ा सा समझ लो इसको। पर्सन कह रहा है बी एस ब्लूम महोदय किसको शामिल नहीं कर रहे, वापिस नहीं है, ध्यान रखना। मैंने कहा था बी एस ब्लूम महोदय जो है ना, इनका शिक्षण प्रक्रिया में रोल है, साहब का बहुत बढ़िया रोल है। साहब ने प्रक्रिया बताई है, साहब ने एक त्रिमुखी प्रक्रिया बताई शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत। उस प्रक्रिया में ब्लूम महोदय ने यह कहा कि सबसे पहले तो होना चाहिए शैक्षिक उद्देश्य। क्या सर, त्रिमुखी प्रक्रिया बताई और सबसे पहले इन्होंने कहा शैक्षिक उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि कोई भी टीचर अगर क्लास में पढ़ाने जा रहा है तो उस टीचर का एक उद्देश्य होना चाहिए। सेकंड नंबर, बी एस ब्लूम महोदय कहते हैं दूसरा नंबर होता है अधिगम अनुभव, अधिगम अनुभव, अर्थात टीचर का जो भी अधिगम, जो भी लर्निंग अनुभव है वो बच्चों तक पहुंचाना, किस सामग्री के द्वारा पहुंचा रहा है वो बच्चों तक पहुंचाना। अगर टीचर अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए अपने अधिगम का अनुभव बच्चों तक पहुंचा रहा है तो बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा, बच्चों का व्यवहारगत परिवर्तन, बच्चों का व्यवहारगत परिवर्तन, व्यवहारगत परिवर्तन, ये बात करी भाई साहब बी एस ब्लूम महोदय ने। तो महोदय जी ये कह रहे हैं कि अगर कोई टीचर है शिक्षण की प्रक्रिया करवा रहा है, शिक्षण का मतलब टीचिंग, टीचिंग का मतलब पढ़ाना, अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो पढ़ाने के दौरान सबसे पहली बात टीचर का उद्देश्य कैसा होना चाहिए। अब जब टीचर पढ़ाएगा
तो टीचर को एक्सपीरियंस भी तो होगा। तो टीचर अपना अधिगम का जो भी अनुभव है, टीचर अपना अनुभव भी देगा, आपको उस अनुभव भी देगा, उद्देश्य भी होगा। और जब टीचर उद्देश्य से पढ़ाएगा और बच्चों को अपना अनुभव देगा, तो बच्चों के सीखने के अंदर व्यवहार में परिवर्तन भी आएगा। तो आप कहोगे सर ये भी सही है, इसका मतलब आपके यहां पर पूछा है क्या नहीं है, तो समाज को शामिल नहीं किया जाता। तो आप कहोगे सर समाज को शामिल नहीं किया जाता। उत्तर बताना कि बीएस ब्लूम महोदय के अनुसार समाज को शामिल नहीं किया जाता, समाज को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि हम सिर्फ 3 पक्ष ही शामिल करते हैं, बस समाज को शामिल नहीं किया जाता। यह पर्सन पहले भी आ चुका है, ठीक है, गलती मत करना, ठीक है। तो समाज को शामिल नहीं करेंगे, बाकी सबको शामिल करेंगे। अगला क्वेश्चन का सर, अगला कौन सा है? हाँ भाई, उत्तम मूल्यांकन के मुख्य गुण कौन से? मूल्यांकन करना चाहते हो, गुण कौन कौन से? मैंने आपको पहले ही बताया था, ध्यान रखना, वेदता। अध्यापक ने जिस उद्देश्य के लिए मूल्यांकन बनाया है, अगर उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, जैसे मैं अभी बीएसटीसी वाला आपको पढ़ा रहा हूं, अगर मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं और मैं जो पेपर दे रहा हूं बीएसटीसी के लेवल का दे रहा हूं, तो इसका मतलब मेरे उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, इसका मतलब वेदता, मूल्यांकन सही है। सेकंड बात, विश्वसनीयता। मैंने आपकी कॉपी चेक करवाई, वो चाहे मैंने किसी भी टीचर से कॉपी चेक करवा दी, लेकिन आपके रिजल्ट जो है, रिजल्ट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया, आपका परिणाम समान रहा, तो आपने कहा विश्वसनीयता भी होगी। वस्तुनिष्ठता, एक पर्सन का एक ही उत्तर, तो आपको कैसा वस्तुनिष्ठता भी होगी। तो वेदता भी होनी चाहिए, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, तो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जस्ट अगला प्रश्न, वस्तुनिष्ठ परीक्षा से क्या लाभ है? क्या सर वस्तुनिष्ठ परीक्षा से क्या लाभ है हमें? हाँ भाई, पहला, इनमें पूर्ण विषय सामग्री का समावेश होता है, पूर्ण विषय सामग्री का समावेश। इनकी तैयारी के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है, इसका निर्माण आसानी से किया जा सकता है, इसमें अंक प्राप्त करने के लिए स्किल कौशल की आवश्यकता होती है। तो देखो ध्यान रखना अच्छी तरह से, ठीक है, ये प्रश्न भी आ चुका है, मैंने पूरा नहीं प्रश्न लिया आपके जो आ रखे एग्जाम के अंदर। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, वस्तुनिष्ठ अगर आपके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपके जो भी बोर्ड वगैरह जो भी आरपीसी वगैरह एग्जाम करवाती है आपके, तो जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आते हैं। तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के अंदर आपके जो सिलेबस होता है ना, वो सिलेबस पूरा कंप्लीट उसमें आ जाता है। जैसे सपोज करो कि अगर हम हिस्ट्री की बात करें, उन्होंने कोई पर्सन दे दिया आपको कि भाई हिस्ट्री की बात करें, सर कोई पर्सन दे दिया उन्होंने कि राणा सांगा व इब्राहिम लोदी, राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच में 1517 के अंदर कौन सा युद्ध लड़ा गया? अब वो ऑप्शन दे रहे हैं आपको ए, बी, सी, डी। तो जब ये पर्सन आपके सामने आया, सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच में 1517 में कौन सा युद्ध लड़ा गया, तो आपने जितना भी सांगा और इब्राहिम लोदी पढ़ रखा होगा ना, वो पूरा आपके दिमाग के अंदर रिवाइज होगा। कंप्लीट सामग्री जो भी आपने मैटर पढ़ा है, पूरा सांगा और इब्राहिम लोदी आपके दिमाग में वापस रिवाइज होगा। कह रहे सांगा वो था, इब्राहिम लोदी वो था, खातौली का युद्ध हुआ था, फिर ये युद्ध हुआ, फिर बाबर आया, फिर पानीपत का युद्ध हुआ, फिर इब्राहिम लोदी मारा गया। तो मेरे कहने में एक छोटे से पर्सन में इतना सारा सिलेबस कवर हो गया। तो वस्तुनिष्ठ पर्सन का यह फायदा है कि इससे पूर्ण विषय सामग्री का समावेश होता है। तो उत्तर बताओगे ए, कैसे कंप्लीट सामग्री का इसमें समावेश होता है। अगला प्रश्न, जब भी एक रसोईया खाना चखता है, पहले तो ऑप्शन ले लो भाई, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। हाँ भाई, पहले सीख लो, मैंने कुछ चीज बताई थी आकलन के लिए। क्या सर आकलन, और अच्छी तरह समझ लेना आकलन को, प्रश्न आ सकता है आकलन का। क्या सर आकलन की बात करें तो मैंने कहा इंग्लिश में याद करके जाना, एक तो होता है फॉर, एक होता है एज, एक होता है ऑफ, एक होता है इन। 4 प्रकार के आकलन होते हैं साहब, ठीक है। हिंदी की बात करें हम तो फॉर को हिंदी में कहते हैं के लिए। क्या सर अगर हिंदी में जानना चाहे तो हिंदी में कहते हैं के लिए, जबकि मेरे हिसाब से इंग्लिश में याद करके जाना अच्छा रहेगा। क्या सर एज, इसकी बात करें हम तो इसका मतलब, ऑफ की बात करें तो ऑफ का मतलब का, इसकी बात करें इसका मतलब में, और इसकी बात करें तो के रूप में। हाँ भाई, अब रामायण क्या है तो पहले आकलन सीख लो अच्छी तरह से, ठीक है, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आवे गलती नहीं हो सुनना। के लिए पहले तो आप सीखो फॉर और एक सीखो ऑफ। ऑफ क्या होता है कि कोई भी चीजें समाप्त हो जाती है ना, जैसे सपोज करो कि आपके वार्षिक परीक्षा हो रही है, तो वार्षिक परीक्षा हो रही है इसका मतलब आपके सत्र का क्या हो गया, अंत हो गया, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया।
तो वार्षिक परीक्षा हो रही है तो सत्र का अंत हो गया। तो अगर कोई चीज अंत होने पर अगर हो रही है तो वार्षिक परीक्षा अंत में हो रही है, उसको कहते हैं ऑफ। इसका मतलब का। तो मैं यहां पर यह कह सकता हूं कि एक अध्यापक के द्वारा बोर्ड की परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है, ठीक है, और राम नाम का लड़का वार्षिक परीक्षा उसमें दे रहा है। तो राम जो वार्षिक परीक्षा उसके अंदर दे रहा है तो ये तो सत्र के अंत में दे रहा है, तो सत्र के अंत में होता है, उसको हम कहते हैं ऑफ। बात है फॉर क्या है? फॉर क्या होता है? फॉर होता है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, अर्थात अंत में नहीं। जैसे एक टीचर ने कक्षा के अंदर बच्चे का टेस्ट लिया, तो मुझे बताओ ये टेस्ट लिया तो अभी तो प्रक्रिया के दौरान है, सत्र का अंत तो नहीं है ना। तो आपको सिर्फ एक शिक्षक ने कक्षा के अंदर बच्चे का टेस्ट लिया तो अधिगम की प्रक्रिया के दौरान, अर्थात अभी तक सत्र का अंत नहीं हुआ है, तो उसको हम कहते हैं फॉर, अर्थात बीच में। एक होता है एस के सर, ये क्या होता है के रूप में। इसमें क्या होता है? इसमें होती है ग्रुप लर्निंग, जो ग्रुप के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, कि सर ग्रुप के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं ना, ठीक है, वो आती है एस के अंदर। कि सर इन इसके अंदर जो भी मोस्ट जो चीज होती है ना, कि सर एग्जाम से पहले जो भी मोस्ट होती है उसको अंडरलाइन करके हम पढ़ के जाते हैं, वो होता है इन के अंदर। अब आपके प्रश्न क्या है वो देखो। जब भी एक रसोईया खाना पकाते समय खाने को छकता है, खाने को छक रहा है, इसका मतलब अभी तक खाना पूरा बना नहीं है। अपन ने कहा का ऑफ का मतलब क्या बना? लास्ट में, अंत में। फॉर कब आता है? बीच में। एक रसोईया खाना बढ़ा रहा है, बढ़ाते बढ़ाते रसोई ने देखा भाई खाने में नमक तो कम नहीं है क्या। रसोई ने खाने में नमक देखा, नमक को टेस्ट किया, क्या नमक कम है। अब रसोई ने नमक डाल दिया, तो इसका मतलब आपको कि सर अभी तो खाने की प्रक्रिया चल रही है, तो ये तो खाने की प्रक्रिया चल रही है, तो इसका मतलब बीच में टेस्ट क्या कर रहे हैं? बीच में। तो जब बीच की बात आती है तो क्या होगा? फॉर, और फॉर को क्या कहते हैं? के लिए। इसका मतलब उत्तर होगा सीखने के लिए आकलन। आपको सर सीखने के लिए आकलन। जस्ट अगला क्वेश्चन, छात्रों की अधिगम संबंधी, पहले ऑप्शन लिख दो भाई, ऑप्शन ए बी सी। याद ऑप्शन में दिक्कत होगी, कल ऑप्शन लिखे हुए आएंगे आपके, टेंशन मत लेना, ठीक ना। हाँ भाई, छात्रों की अधिगम संबंधी समस्या का पता चलता है अवलोकन से। अवलोकन से कोई पता नहीं चलता है। इकाई परीक्षण, बच्चे का आप सिर्फ एक यूनिट का टेस्ट करके क्या बता सकते हो बच्चा होशियार है? नहीं बता सकते। निदानात्मक परीक्षण, आपको अक्सर निदानात्मक परीक्षण से पता लगता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया समस्या का पता लगाना निदान कहलाता है। अभी भी कह रहा हूं अच्छी तरह से पढ़ के जाना, समस्या का पता लगाना निदान कहलाता है, और समस्या का इलाज करना उपचार कहलाता है। और उपचार हमेशा होता है शिक्षा के द्वारा। उपचार किसके द्वारा करोगे? शिक्षा के द्वारा। तो आप कहोगे सर छात्रों की अधिगम संबंधी समस्या का पता किससे लगाओगे? तो पता लगता है निदान के द्वारा। जस्ट अगला, निम्नलिखित में से, पहले ऑप्शन लिख दो आपके भाई, ऑप्शन ए परीक्षण, बी मापन, सी मूल्यांकन, डी परीक्षा। निम्नलिखित में से शिक्षण सीखने की प्रक्रिया, भाई अभी प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया, ठीक है भाई, प्रोसेस चल रहा है, बच्चा सीख रहा है, टीचर सिखा रहा है, बच्चा सीख रहा है, ठीक है, प्रक्रिया चल रही है। निम्नलिखित से शिक्षण सीखने की प्रक्रिया के परिणाम, रिजल्ट आ गया साहब, परिणाम के गुणात्मक व मात्रात्मक दो की बात कर रहा है भाई रिजल्ट में। ये रिजल्ट में सिर्फ एक की बात नहीं कर रहा है। मात्रात्मक का मतलब तो होता है सिर्फ अंक की बात करता है, सिर्फ एक पक्ष की बात करता है, और अंक का मतलब ओनली फॉर एक पक्ष, कौन सा? ज्ञान की बात कर रहा है। जबकि ये तो क्या कह रहा है, एक रिजल्ट है, उस रिजल्ट के अंदर विवरण देखा ना हमने, तो विवरण में से मात्रात्मक नहीं है, मात्रात्मक के साथ में गुणात्मक भी है। और गुणात्मक का मतलब आपको कि सर भावात्मक, क्रियात्मक, ये भी रिजल्ट में दिख रहे। इसका मतलब आपको सर सब पक्ष है, भावात्मक भी है, क्रियात्मक भी है, ज्ञानात्मक भी है। जब सब पक्ष आ जाते हैं तो आपको सब परीक्षण तो है नहीं, और मापन में तो ओनली फॉर कितने पक्ष आते हैं? सिर्फ एक पक्ष, और यहां पर एक पक्ष नहीं है, यहां पर सब पक्ष है, और सब पक्ष आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मूल्यांकन। उसको हम क्या कहते हैं? मूल्यांकन। तो उत्तर हो जाएगा आपके मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन उपागम, पहले ऑप्शन लिख दो आप, जस्ट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। मूल्यांकन उपागम में प्राथमिकता दी जाती है। अभी आपने थोड़ी देर पहले उपागम पढ़ा बीएस ब्लूम, थोड़ा सा याद करो बीएस ब्लूम देखो, और प्राथमिकता में याद करो। सबसे पहले मैंने लिखा था ऊपर होता है शैक्षिक उद्देश्य, सेकंड नंबर होता है अधिगम अनुभव। कैसा? सेकंड नंबर होता है अधिगम अनुभव। तीसरा नंबर होता है व्यवहारगत परिवर्तन। कैसा? तीसरा नंबर होता है व्यवहारगत परिवर्तन। प्रश्न क्या पूछ रहा है साहब?
प्रश्न दे रहा है कि मूल्यांकन उपगम में प्राथमिकता किसको दी जा रही है, तो सबसे पहले किसको दिया जा रहा है, उद्देश्य को। तो आप कहोगे सर सबसे पहले किसको दिया जा रहा है, शिक्षण उद्देश्य को, तो उत्तर लगा कर आना एग्जाम के अंदर, शिक्षण उद्देश्य को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। बात है गुणात्मक मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। हमने अभी ये चीज पढ़ी कि सर एक तो होता है मात्रात्मक, कि सर एक होता है गुणात्मक। अगर मात्रात्मक गुणात्मक दोनों की जांच हो रही है तो उसको कंप्लीट बोलेंगे मूल्यांकन। और आप कहते हो सर अगर से मात्रात्मक की जांच करें तो उसको क्या बोलोगे आप, अगर मैं से मात्रात्मक की जांच करता हूं तो उसको हम बोलते हैं मापन, उसको क्या बोलूंगा, मापन। और मात्रात्मक और मूल्यांकन गुणात्मक दोनों की जांच कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे मूल्यांकन। अब प्रश्न क्या दे रहा है वो देखो, कौन सा गुणात्मक मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। गुणात्मक मूल्यांकन का, इसका गुणात्मक आ रहा है, गुणात्मक आ रहा है, इसका मतलब मूल्यांकन की तो बात हो रही है, मूल्यांकन की बात हो रही है। भाई साहब आ जाओ। हाँ भाई, लिखित परीक्षा, आपको पता है अगर किसी बच्चे की लिखित परीक्षा कराओगे तो लिखित परीक्षा से बच्चे के, भाई साहब आप सिर्फ बच्चे को क्या दे सकते हो, अंक दे सकते हो, अंक दे सकते हो। इट मींस बच्चे का आप सिर्फ क्या कर सकते हो, मापन कर सकते हो, मूल्यांकन नहीं कर सकते, क्योंकि मात्रात्मक कर रहे हो। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ज्ञान मापन के अंदर ओनली फॉर एक ही पक्ष की जांच होती है और वो होता है ज्ञान। अगर आप बच्चे की लिखित परीक्षा कराओगे तो बच्चे की किसकी जांच हो रही है, ज्ञान की, और ज्ञान का मतलब बच्चे को मात्रात्मक की जांच हो रही है। तो ये कह रहे मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, तो आपको कैसे लिखित परीक्षा प्रकार नहीं है, क्योंकि लिखित परीक्षा से होता है मापन, बाकी जितने भी सब मूल्यांकन के प्रकार है। जस्ट अगली बात, क्या सर मूल्यांकन का केंद्र बिंदु होना चाहिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कैसा मूल्यांकन का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए, बच्चों में प्रतियोगिता को बढ़ावे, सेंटर पॉइंट किसको रखे, या अध्यापक का कार्य। देखो ऐसे ऑप्शन कभी मत लगाया करो, ये कार्य का घटना, क्या क्यों घटाओगे अध्यापक का कार्य, घटने से कोई क्या फायदा, अध्यापक का कार्य घटने से कोई फायदा नहीं इससे, तो आपको ऐसे ऑप्शन सही नहीं होते। अगला, बच्चों का वर्गीकरण, बच्चों को प्रतियोगिता बढ़ाना या अधिगम को। पहली बात ये, बच्चों का वर्गीकरण, बच्चों का वर्गीकरण करने से क्या फायदा हो जाएगा, बच्चों का वर्गीकरण करने से भी कोई फायदा नहीं उसमें आपको। तो बात है सो उत्तर क्या होगा इसका, बच्चों की प्रतियोगिता बढ़ावे या अधिगम को आगे बढ़ाओ। आपको बढ़ाना है, अधिगम को आगे बढ़ाना है। तो आप कहोगे सर यहां पर जब उत्तर की बात करेंगे तो उत्तर लगाओगे सी, क्योंकि मूल्यांकन, अगर आप अधिगम, अधिगम का मतलब होता है सीखना, अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। अगर बच्चा अच्छी तरह से सीखेगा तो बच्चे का मूल्यांकन अच्छा हो जाएगा। तो आप कहोगे सर अधिगम को आगे बढ़ाना। जस्ट अगला क्वेश्चन हो गए पूरे कंप्लीट।